गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका विवेकानंद विद्याश्रम काता छोटी की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे, वो समुच्चय पर डिस्कस कर रहे थे। तो समुच्चय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ समुच्चय हम स्टडी कर चुके हैं। अब आगे आपके जो क्वेश्चंस थे उनमें आपके जो उप समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखो। यानी आपको समुच्चय दिया गया है, उसके उप समुच्चय लिखो। तो आपको समुच्चय और उप समुच्चय दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखो, अगर ये आपका उप समुच्चय है और ये समुच्चय है, तो खास बात क्या होती है कि इस उप समुच्चय के सारे अवयव किसमें विद्यमान होने चाहिए, आपके समुच्चय में विद्यमान होने चाहिए। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हम उप समुच्चय कहेंगे। तो हमें क्या करना है, इस एक सभी उप समुच्चय है वो लिखना है। तो आपका ये समुच्चय दिया गया आपको ए के सभी उप समुच्चय अब इसके सभी उप समुच्चय लिखने हैं। तो आपको बताया गया है कि फाई आपका सभी का क्या है, उप समुच्चय होता है। तो इसका एक उप समुच्चय तो हो गया फाई। फिर दूसरा उप समुच्चय की बात करते हैं, तो इसमें अवयव कितना है, एक है। तो इसके लिए आपको ट्रिक बताया हुआ है कि भाई अवयव इस कितने उप समुच्चय बनेंगे। तो 2 की घात में क्या करो, अवयव लिख दो। तो अवयव 1 है तो 2 आया, तो यानी 2 उप समुच्चय बनेंगे। तो आपका फाई एक तो बन चुका है। दूसरा क्या बनेगा, जो उसमें अवयव है उसको ले लो। तो अवयव ए है, तो हम जो ए है उसका समुच्चय बना देंगे। तो ये लो, एक तो आपका ये सेम टू सेम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, 2 उप समुच्चय बन गए, एक तो फाई बन गया, एक आपका समुच्चय में ए। तो ये 2 समुच्चय बन गए। इसी में आपका दूसरा पार्ट है जिसमें आपको दिया हुआ है मझले कोष्टक में a, b दिया हुआ है। कह रहा हुआ है कि इसके सभी उप समुच्चय लिखो। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि भाई इस कितने उप समुच्चय होंगे। तो उप समुच्चय के लिए आपको रूल बताया हुआ है कि जितने अवयव दिए गए हैं उनको 2 की घात में लिख दो। तो अब 2 अवयव दिए गए हैं, 2 की घात में 2 आ जाएगा। 2 की घात में 2 लिखेंगे तो मान कितना हो गया आपका, 4 हो गया। यानी 4 उप समुच्चय बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो देखो के उप समुच्चय, एक उप समुच्चय फिक्स है सब में फाई, कि फाई है वो सभी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। फाई का मतलब कोई अवयव नहीं है, तो ये सब का उप समुच्चय हो गया। फिर जितने अवयव है उनको एक एक बार ले। तो हमने ए लिया, तो इससे एक उप समुच्चय बन गया, एक बी से बन गया। फिर 2 के जोड़े लो, तो ए और बी 2 ही है, तो दोनों का जोड़ा एक प्रकार से लिया जाएगा, ए बी। फिर आप इसे कहोगे कि सर एक ऐसे भी तो ले सकते हैं, बी और ए। तो बी और ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बताया हुआ समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो आप कहते हो 1, 2, 3 और 4, 4 उप समुच्चय बन गए। और हमने यही कहा था, आपने जो ट्रिक से बनाया था कि भाई 4 ही उप समुच्चय बनेंगे। फिर आपको तीसरा दिया हुआ है 1, 2 और 3, यानी समुच्चय दिया हुआ है, उसमें 1, 2, 3 दिया हुआ है। अब इन सभी के इसके क्या करने, जितने उप समुच्चय बढ़ते हैं वो सारे के सारे अपने को लिखने। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इसके उप समुच्चय बनेंगे कितने। तो कितने अवयव है, 1, 2 और 3, 3 अवयव है। तो 2 की घात 3 लिख दो। तो 2 की घात हमने 3 लिखा, इसको हल किया तो कितना आ गया आपका 8। यानी इसके 8 उप समुच्चय बनेंगे। अब 8 उप समुच्चय कैसे बनेंगे, देखो। तो उप समुच्चय बराबर, सबसे पहला तो हो गया आपका फाई सभी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। फिर जितने अवयव दिए हैं उनको एक एक सिंगल लेंगे। तो पहले हमने ले लिया 1, इससे बनाया, फिर 2 से बना दिया उप समुच्चय, फिर 3 से बना दिया। अब 2 के जोड़े लेंगे, तो 1 और 2 ले लिया, 1 और 3 ले लिया, और 2 और 3 ले लिया। अब हम काउंट करेंगे कितने हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए। और हमने अभी फॉर्मूले से बनाया था कि बनेंगे कितने, 8 उप समुच्चय बनेंगे, 7 बन गए। तो अब लास्ट क्या बचेगा, लास्ट का आपका उप समुच्चय वही होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, एक समुच्चय, तो वही सेम टू सेम है। 1 वाले सारे जोड़े बन गए, 2 वाले सारे जोड़े बन गए। अब किसका बनेगा, 3 का बनेगा। अगर 3 अवयव है तो 3 बड़ा बनेगा, तो 1, 2 और ये आपके 3। तो इन सभी को मिला के कितने बन गए आपके, 8 उप समुच्चय बन गए। तो ये अब आपका चौथा है वो थोड़ा सा इनसे अलग है। चौथे में दिया हुआ आपको फाई, यानी फाई समुच्चय, इसके सभी उप समुच्चय बताओ। तो देखो, फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय।
रिक्त समुच्चय से हम ये समझते हैं कि भाई इसमें कोई अवयव नहीं है, यानी फाई बराबर ऐसे मंझला कोष्टक है, केवल उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप इसके भी उपसमुच्चय लिखने पड़ेंगे। तो आपको बताया गया है कि फाई है वो सब का ही उपसमुच्चय होता है, तो फाई खुद का भी क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो इसका केवल एक ही उपसमुच्चय होगा। अब ऐसा भी कैसे पता चला कि देखो इस फाई में कोई भी अवयव नहीं होता, अवयव नहीं होता इसका मतलब 2 की घात हो जाएगा 0, और 2 की घात 0 का मतलब हो गया 1, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। तो यानी एक उपसमुच्चय होगा, तो वो कौन होगा, स्वयं फाई होगा। तो फाई के अलग से लिख देता हूं इसको आंसर लगा के, फाई के उपसमुच्चय। तो फाई के उपसमुच्चय हो गए आपके केवल अकेला खुद फाई। तो इस प्रकार से हमें कोई भी समुच्चय दिया गया हो तो उसके हम सभी उपसमुच्चय ज्ञात कर सकते हैं। अब सभी उपसमुच्चय से रिलेटेड एक चीज और आती है आपकी, वो है घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, किसी भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह, यानी इन सभी को हम समुच्चय बना दे, जो आपके उपसमुच्चय बने हैं उन सभी को हम क्या कर दे, समुच्चय बना दे, तो वो कहलाता है आपका घात समुच्चय। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो वो देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा हुआ है कि पी ए बराबर फाई है, ए बराबर फाई है के अवयवों की संख्या ए बराबर आपका फाई है, तो फाई है तब पी ए में अवयवों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वही हो गया कि ए बराबर फाई है, यानी ए आपका रिक्त समुच्चय है, तो पी ए में कितने अवयव होंगे। तो देखो पी ए होता क्या है, तो अभी भी आपको बताया था पी ए होता है घात समुच्चय। किसका, पी के अंदर जो दिया गया, पी के अंदर क्या है, ए, यानी ए का घात समुच्चय। और घात समुच्चय होता क्या है, किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का संग्रह। तो वो हम बढ़ाएंगे, तो आपको दिया हुआ है ए बराबर फाई, तो पी ए बराबर, इसलिए पी ए बराबर पी ए में क्या आएगा, इसके सारे उप समुच्चय। तो आपको पता है फाई एक ऐसा समुच्चय है जो सभी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो फाई फाई का भी उप समुच्चय होता है, जैसा कि हमने इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में इस पर डिस्कस किया था, और उसमें कहा गया था कि आपका फाई के उप समुच्चय लिखो। तो फाई का उप समुच्चय क्या होता है, फाई खुद ही होता है। तो इसके अंदर क्या आ गया आपका, फाई आ गया, और कोई नहीं आएगा। तो इसमें केवल एक ही अवयव है, वो कौन है आपका, फाई। तो पी ए में अवयव की संख्या कितनी हो गई, तो पी ए में अवयवों की संख्या 1 है। अब फाई है, फाई आपका रिक्त समुच्चय होता है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता, इसलिए इसका केवल एक ही उप समुच्चय होता है, और वो खुद होता है फाई। इसलिए पी ए में, पी ए का मतलब ए के घात समुच्चय में केवल एक ही अवयव आएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें दिया हुआ है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। निम्नलिखित किसको, हमें समुच्चय दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, अंतराल रूप में लिखना है। तो आपको समुच्चय दिया गया है, देखो ये रूप होता है, वो होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। तो आपको समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, और इसको अंतराल रूप में क्या करना, आपको बदलना है। तो अंतराल रूप होता क्या है, तो अंतराल रूप एक तो ये होता है a, b, एक ये होता है a, b छोटे कोष्टक में, एक होता है आपका a, b इस प्रकार से, या a, b इस प्रकार से। तो ये तो हो गया आपका सहवर्त अंतराल, ये हो गया आपका विवर्त अंतराल। सहवर्त अंतराल को हम बंद अंतराल भी कहते हैं, और विवर्त अंतराल को हम खुला अंतराल भी कहते हैं, और ये है आपका अर्ध सहवर्त, और ये है आपका अर्ध विवर्त अंतराल। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अंतराल में, यानी बड़ा कोष्टक हो जहां गुरु ब्रैकेट हो, वहां ए और बी दोनों को शामिल करना है। यानी ए को शामिल कर लिया तो बड़ा कोष्टक लग जाएगा, बी को शामिल किया तो बड़ा कोष्टक लग गया, बी को शामिल नहीं किया तो छोटा कोष्टक लग जाएगा, इस प्रकार से। तो ऐसा अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो
तो अपन चलते हैं हम क्वेश्चन जो दिया गया है उसकी ओर। तो पहला हम यही लिख देते हैं। तो अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि आपका x कोलन x बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन है, इसका मतलब होता है x का मान r से लिया गया है। r क्या होता है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो x बिलोंग्स टू r है, x का मान है वो -4 लेस देन, यानी -4 से तो बड़ा, और लेस देन इक्वल टू 6 यानी 6 के बराबर और 6 से छोटा है। तो इसमें -4 को हमने शामिल नहीं किया तो छोटा कोष्टक आ जाएगा -4 की तरफ, तो ये आ गया। और 6 को शामिल कर लिया तो 6 की तरफ क्या आ जाएगा आपका बड़ा कोष्टक आ जाएगा। ये हो गया आपका अंतराल रूप, जिसको शामिल कर लिया उसकी तरफ बड़ा कोष्टक, जिसको शामिल नहीं किया उसकी तरफ क्या आ गया छोटा कोष्टक आ गया। ऐसा ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया x कोलन x बिलोंग्स टू r, यानी x का मान है वो r से लेना है। फिर कह रहा है x का मान देखो -12 लेस देन x, यानी x का मान -12 से बड़ा है, और लेस देन -10 और -10 से क्या है छोटा है, यानी -12 से बड़ा और -10 से छोटा। तो इसमें देखो बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब दोनों मानों को शामिल नहीं करना तो दोनों तरफ छोटे कोष्टक, तो -12 -10 ये आएगा, फिर बराबर। नेक्स्ट में देखो थर्ड में x कोलन x बिलोंग्स टू r, यानी x का मान r से लेना है, और कह रहा है 0 लेस देन इक्वल टू, इसमें देखो बराबर का चिन्ह आ गया, लेस देन इक्वल टू x, यानी x का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा। फिर लेस देन 7 से छोटा, तो 0 को शामिल करना है, तो 0 की तरफ तो बड़ा कोष्टक, 7 को शामिल नहीं करना इसलिए 7 की तरफ छोटा कोष्टक, तो ये आ गया। अब चलते हैं आगे। फिर कह रहा है x कोलन x बिलोंग्स टू r। फिर देखो यहाँ कह रहा है x3 लेस देन इक्वल टू x, यानी x का मान 3 से तो बड़ा और उसके बराबर, लेस देन इक्वल टू 4 यानी 4 से छोटा और उसके बराबर। किसका मान x का मान, तो देखो 3 को भी शामिल किया गया, 4 को भी शामिल किया गया, इसका मतलब इसमें दोनों तरफ क्या आ जाएगा आपका बड़ा कोष्टक आ जाएगा। इस प्रकार से हम समुच्चय निर्माण रूप से अंतराल रूप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आपका जो समुच्चय निर्माण रूप है उससे हमने अंतराल रूप ज्ञात किया, तो आपका बहुत ही आसान तरीका था जिसमें हमने इसको क्या कर लिया ज्ञात कर लिया। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या है कि अंतराल दिया गया है और उसे क्या करना है समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। तो अब इसके अपने को क्या करना है रिवर्स प्रोसेस करनी है, यानी हमें ये दिया होगा और हमें ये लिखना है। तो ये लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो x कोलन फिर x बिलोंग्स टू r, ये तो आपका फिक्स हो गया, इतना तो अपने को लिखना है। फिर अगर -4 को शामिल किया गया है तो बराबर का चिन्ह लगा दो, नहीं किया गया तो बराबर का चिन्ह मत लगाओ। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है क्वेश्चनों को हल करना है। तो हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं हल करते हैं। तो इसमें आपको पहला दिया हुआ है -3 और 0, ये तो इसमें -3 को भी शामिल नहीं किया गया और 0 को भी शामिल नहीं किया गया, इसका मतलब आपका जो चिन्ह है उसमें बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। तो इसका रूप कैसे हो जाएगा, इसी में आगे करता हूं बराबर x कोलन फिर x बिलोंग्स टू r, ये तो आपको लिखना है, लिख दिया। फिर लिखो आपका -3 से तो बड़ा और 0 से छोटा। तो ये देखो आपका समुच्चय निर्माण रूप है वो बन चुका है। तो ऐसे करना, -3 और 0 शामिल नहीं है तो हमने -3 और 0 को शामिल नहीं किया। अब आपका नेक्स्ट है इसमें 6 और 12। तो देखो 6 के साथ बड़ा कोष्टक और 12 के साथ भी बड़ा कोष्टक, इसका मतलब ये हो गया 6 को भी शामिल करना है और 12 को भी शामिल करना है, यानी बराबर का चिन्ह दोनों साइड ही आएगा। तो इसमें जितना फिक्स है वो तो लिख देते हैं। तो अपना एक तो x कोलन x बिलोंग्स टू r, ये तो फिक्स है जो हमने लिख दिया। अब जो मान दिया उसके अकॉर्डिंग सबसे छोटा मान है 6, तो 6 के बराबर और 6 से बड़ा
और x का मान 12 के बराबर और 12 से छोटा। देखो ये 6 रहा और ये आपका 12 रहा। इसी के साथ आपका ये जो अंतराल है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आपको तीसरा अंतराल दिया हुआ है, उसमें डिजिट तो यही है 6 और 12, लेकिन चेंज इतना है 12 को शामिल किया और 6 को शामिल नहीं किया। तो हमें भी ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें कह रहा है कि इस अंतराल रूप को आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, और समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे ही लिखा जाता है। तो अब ये कह रहा है कि 6 को तो शामिल नहीं करना, तो 6 को नहीं करना तो 6 से तो बड़ा, और 12 को शामिल करना है, तो इसका मतलब 12 के बराबर और 12 से छोटा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया, यानी इस अंतराल को भी हमने समुच्चय निर्माण रूप में बदल दिया। अब हम बदलेंगे आगे। तो इसमें दिया हुआ आपको माइनस का 23,5 ये दिया हुआ है आपको, तो इसको बदलना है। तो देखो -23 तो शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, तो -23 है उसके साथ तो बराबर का चिन्ह आएगा और 5 के साथ बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इस साइड से आपका बंद है। तो आपको बताया था कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया बड़ा कोष्टक, ओपन इंटरवल का मतलब हो गया छोटा कोष्टक। ओपन का मतलब खुला अंतराल और क्लोज इंटरवल का मतलब बंद अंतराल। तो बंद अंतराल में तो बड़ा कोष्टक आएगा, यानी उसमें संख्या को हम शामिल करेंगे, और खुला अंतराल में छोटा कोष्टक आएगा, उस संख्या को हम शामिल नहीं करेंगे। जिस संख्या को हम शामिल कर रहे हैं वहां बराबर का चिन्ह आएगा। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको व्यवस्थित करते हैं। तो x बिलोंग्स टू r हो गया, और -23 को शामिल करना, तो -23 के बराबर और उससे बड़ा, लेकिन 6 के बराबर नहीं है, उससे छोटा है। तो देखो हमने बराबर 6 नहीं 5 आपका, तो 5 के बराबर नहीं लेना, तो 5 से हमने सीधा क्या कर लिया, छोटा ले लिया। इस प्रकार से आपका क्या हुआ, तो चौथा अंतराल है उसको भी हमने क्या किया, समुच्चय निर्माण रूप में बदल दिया। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें दिया गया है कि आपको निम्नलिखित समुच्चय दिए गए हैं, यानी नीचे ये दो समुच्चय हैं वो आपको दिए गए। तो क्वेश्चन है वो मैंने लिखा नहीं, इसके जो ऑप्शन है वो दोनों हमने लिख दिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको बोल के बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में इन दोनों समुच्चय के लिए जो उचित सार्वत्रिक समुच्चय है वो बताना है, यानी एक ऐसा समुच्चय बताना है जिसके ये क्या हो, उप समुच्चय हो, और दोनों के लिए अलग अलग बताना है। मतलब इसका अलग आंसर होगा और इसका अलग आंसर होगा। तो हमें इसके लिए भी एक सार्वत्रिक समुच्चय बताना है और दूसरे पार्ट के लिए भी सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए। तो सार्वत्रिक समुच्चय को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, यानी जिसमें सब कुछ समाया हो। वैसे ही यहाँ हो, आपका सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें सारे अवयव विद्यमान हो, यानी जितने भी समुच्चय है, जो अवयव उनमें विद्यमान है वो सारे के सारे अवयव उस सार्वत्रिक समुच्चय में भी क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो ऐसा अपने को बताना है। तो पहले हम बताते हैं पहले के लिए। तो पहला क्या कह रहा है आपको, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, यानी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल समकोण त्रिभुज है। तो उससे थोड़ा सा बड़ा समुच्चय बताना है जिसमें समकोण त्रिभुज आते हैं। तो देखो आपका समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये सारे होते क्या, त्रिभुज होते हैं। तो इसके लिए हम सीधा सा सिंपल सा कह सकते हैं त्रिभुजों का समुच्चय। अब उस त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण त्रिभुज सारे के सारे विद्यमान होंगे, उसके अलावा न्यून कोण त्रिभुज भी विद्यमान होंगे और अधिक कोण त्रिभुज भी क्या होंगे, विद्यमान होंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका त्रिभुजों का समुच्चय। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, यानी दूसरा जो समुच्चय हमें दिया गया वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, उनका समुच्चय हमें दिया गया। तो इसके लिए ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय बताओ जिसमें ये सारे सारे विद्यमान हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ये तीनों ही है। ये तीनों किसकी स्थितियां होती है, त्रिभुज की स्थितियां होती है। जैसे समकोण त्रिभुज होता है, कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, वैसे ही आपके भुजाओं में जो समानता है उनके आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज हो गए। तो वो सारे क्या होते हैं, आपके त्रिभुज होते हैं। तो इसका भी सेम ही आंसर होगा
होगा त्रिभुजों का समुच्चय। यानी त्रिभुजों का समुच्चय है उसमें समद्विबाहु त्रिभुज में आएंगे, विषम बाहु त्रिभुज में आएंगे और समबाहु त्रिभुज भी आएंगे। तो वो इसके लिए क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो इसमें भी यही हो जाएगा आपका त्रिभुजों का समुच्चय। चलो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन बोल के बता देता हूं, उसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वो अलग से। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि आपका ए बराबर समुच्चय दिया हुआ है जिसमें 1, 3 और 5 अवयव है, बी समुच्चय है उसमें 2, 4 और 6 अवयव है, तथा सी है उसमें 0, 2, 4, 6 और 8 ऐसे अवयव है, तो इन तीनों समुच्चय के लिए इनमें से कौन कौन से समुच्चय को हम सार्वत्रिक समुच्चय मान सकते हैं। यानी आपको ए बी सी 3 समुच्चय दिए गए हैं, उन तीनों समुच्चय के लिए इनमें से कौन कौन सा है जो आपके सार्वत्रिक समुच्चय है। और सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये हो गया कि ए बी सी में जो अवयव विद्यमान है वो जिस समुच्चय में विद्यमान होगा वही क्या हो जाएगा, आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो इसमें ए के सारे अवयव होने चाहिए, तो 1, 3, 5, तो 1, 3, 5 विद्यमान है, तो ए तो के लिए तो सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। बी की बात करते हैं 2, 4, 6, तो 2, 4 और 6 ये विद्यमान है, तो बी के लिए भी सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। सी के लिए तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 विद्यमान नहीं है। इसका मतलब तीनों के लिए ये तो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। ए के लिए है, बी के लिए है, लेकिन सी के लिए नहीं है। इसका मतलब ये तीनों के लिए नहीं, ए के लिए नहीं है, तो अपने को तो ऐसा चाहिए तो तीनों के लिए हो, तो इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय नहीं मानेंगे। फाई तो वैसे भी नहीं होगा कि फाई में तो कोई अवयव होता ही नहीं है, इन तीनों समुच्चय में अवयव है आपके, इसलिए फाई भी आपका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। फिर तीसरे पे डिस्कस करते हैं। तो देखो 1, 3, 5, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 6, फिर 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें सारे ए बी सी के तीनों के विद्यमान है, तो इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय मान सकते हैं। यानी ए बी सी तीनों समुच्चय के लिए आपका ये समुच्चय क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। और भी देखते हैं, चौथा और देखते हैं है या नहीं है। तो चौथे में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक अवयव दिए हुए हैं। तो पहला 1, 3, 5 है क्या, 1, 3, 5 है, इसके लिए ठीक है। 2, 4, 6 है क्या, 2, 4, 6 ये भी ठीक है। सी में देखो 0, 2, 4, 6, 8, तो इसमें देखा तो 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब सी के लिए ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। और हमें ऐसा चाहिए जो तीनों के लिए हो, इसका मतलब ये भी आपका सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, चारों में से केवल एक समुच्चय आपका ये तीसरा है जो सार्वत्रिक समुच्चय हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों समुच्चय के सारे अवयव क्या है, इसमें विद्यमान है। और इस क्वेश्चन के साथ आपका जो एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है वेन आरेख। वेन आरेख होता क्या है? तो वेन आरेख का मतलब हो गया कि ये समुच्चय है। अभी तो हमने क्या किया, समुच्चय को निरूपण के 2 तरीके पढ़े थे, एक तो रोष्ट रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। अब हम क्या करेंगे, समुच्चय का चित्र से निरूपण करेंगे, यानी चित्र में समुच्चय किस प्रकार से निरूपित होता है, ऐसा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आज तक जितनी बातें बताई हुई है उनको एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि आगे जो हम वेन आरेख पढ़े उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। और ये भी बता देता हूँ साथ में कि वेन आरेख से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में ही आपके जो आगे भविष्य में कोई कंपटीशन एग्जाम होगा, समुच्चय की जब बात आएगी तो वेन आरेख से आपका क्वेश्चन पक्का वहां आपको मिलेगा। तो आप इस पर विशेष ध्यान देके इसको तैयार करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।